ऑक्साइड है, या पर्टिकुलेट मैटर है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो देखिए एक हमारी आती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये हमारी वो गैस होती है जैसे हम लोग कहते हैं बर्निंग से, फॉसिल फूड्स वगैरह से, जले हुए से ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी निकलती है। पर्टिकुलर मैटर जो होता है, ये जो डस्ट फॉग वगैरह धुएं वगैरह से निकलती है, जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर ये पर्टिकुलर मैटर ज्यादा पाया जाता है। जैसे धूल वगैरह नहीं होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे डस्ट होते हैं जिनसे हमारे हेयर फॉल वगैरह होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत होता है जिनसे बार वगैरह, खास तौर से मेट्रो वगैरह की खुदाई होती है ना, तो वहाँ जो माटियाँ वगैरह उड़ती रहती हैं बिल्कुल छोटे छोटे जर्रे रेजे में, ये हमारे लंग फेफड़े वगैरह में भी ये सारी चीजें जो कि क्या होती हैं, चली जाती हैं। मतलब पर्टिकुलर मैटर जो है, तो इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। और ये लंग वगैरह यानी हम कह सकते हैं अस्थमा वगैरह के ये कारण बनते हैं, वजह बनते हैं। और उसके बाद क्या है, ओजोन। ओजोन तो सबको मालूम है। मीथेन ये हमारी वो गैस होती है जो बायोगैस, मतलब उससे निकलती है ना, बायोगैस से। बायोगैस मतलब हम कह सकते हैं कैटल डंग को, जैसे जिसको हम गोबर बोलते हैं, काऊ का गोबर, भैंस का गोबर। बाकी जो सड़ी गली चीजें जितनी भी होती हैं, चाहे आपकी सड़ी गली हुई सब्जी हो, चाहे खेत के अंदर कोई ऐसी चीज सड़ी गली हुई हो, और या कूड़ा कचरा जो सड़ा हुआ होता है जिसको लोग फेंकते हैं, उसी को डिकम्पोज करके यानी गला सड़ा कर मीथेन गैस को बनाया जाता है। मीथेन गैस मतलब मीथेन गैस ये ऐसी गैस होती है ना, मतलब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, एक तो ये गंदे चीज से बनती है, फिर उसी गंदे चीज को को सड़ा उसको, फिर उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। चाय वगैरह में जो गोबर गाय का, उससे गोई बनाते हैं। तो गोईठी से मतलब लोग क्या, मतलब खाना भी पकाते हैं, ठीक है, देहातों में। शहरों में आप लोग नहीं जानेंगे गोईठी किसको बोलते हैं, में मुझे हुए नहीं थे। मालूम। नहीं, ओपले यानी वही जो वो होती है ना, गोईठी होती है, उसी को सुखवा देते हैं, फिर उसी से खाना पकाते हैं। यानी वो जो राख होती है ना, फिर उसको भी ये लोग क्या करते हैं, खेत में भी डालते हैं, या उसको भी मतलब गला सड़ा कर या बनाकर उससे भी फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, जो हमारी मीथेन होती है। जी। ये नाइट्रस सादिक भाई ऑक्साइड। अमेजन पे केक के नाम से बिकती है ये। जी जी हाँ, मतलब ऐसे भी हो सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है, यानी उसी से मिली जुली हुई ये गैस होती है। तो हमें डिटेल में नहीं जानना, हमें बस बेसिक चीजें जाननी है। और फिर यहाँ हम इससे ये बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट हो सकता है हमारे लिए, जो क्लाइमेट के की वजह बन सकता है, और जिससे ह्यूमन की हेल्थ को ज्यादा नुकसान हो सकता है। कौन हो सकता है, मतलब कौन गैस हो सकती है इसमें से। लंग्स को इफेक्ट करने वाला तो पर्टिकुलेट जो है मैटर है, जो जाकर फंसता है और तकलीफ देता है। और मेट्रो। जी, आपकी आवाज़ थोड़ा बहुत मतलब क्लियर नहीं आ रही है। तो अगर ये कोई बताए, मतलब आप लोग मुझे कोई लंग्स को अफेक्ट, भाई लंग्स को अफेक्ट करने वाली चीज जो है ना, पर्टिकुलेट मैटर्स जो है, ये तो जी डैम जी श्योर है। उसके बाद जी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। जी, लेकिन ये ठीक है आपने जो पर्टिकुलेट मैटर बताया, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर ही यहाँ पर सबसे खतरनाक है। और पर्टिकुलर मैटर ही ह्यूमन के हेल्थ को ज़्यादा नुकसान करती है, फेफड़ा लंग वगैरह और अस्थमा वगैरह की वजह बनती है ये। और इससे क्या है कि सबसे बड़ा काज जो होता है हेयर फॉल वगैरह का काज होता है। ठीक है, पर्टिकुलर मैटर, और ये दिल्ली वगैरह में ज़्यादा इससे होता है। दूसरा, ओजोन जो होती है, इससे क्लाइमेट चेंज होता है। ओजोन हमारी क्या होती है, ओजोन हमारी ये वही होती है ना, जैसे हमारी एक ओजोन होती है गुड ओजोन होती है, एक हमारी बैड ओजोन होती है। तो जो गुड ओजोन होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और जो हमारी बैड ओजोन होती है उसको हम ट्राटोस्फेयर बोलते हैं। यानी हमारी जो गुड ओजोन पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, बैड ओजोन जो हमारी होती है वो ट्राटोस्फेयर में होती है। तो ओजोन वही होती है। ओजोन ये क्या होती है, ओजोन मतलब आसमान के ऊपर जो हम कहते हैं एक परत चढ़ी हुई होती है ना, तो जो जैसे कि दिल्ली वगैरह में और भी बहुत सारे शहरों में, लेकिन ये सारी चीजें ना दिल्ली वगैरह में ज्यादा पाई जाती है, ऐसी जगह में जो क्राउडेड एरिया ज्यादा होती है। तो जैसे धूप वगैरह में कभी ऐसा लगता है कि अभी हमारे हमारे सर का बाल बिल्कुल मतलब उचर जाएगा, या हमारी स्किन बिल्कुल उखड़ के इधर उधर चली जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों पर देखने को मिलता है, जैसे कश्मीरी बच्चों को आप देखे होंगे कि वो अक्सर मतलब उनकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मतलब सफेद होती है, ग्लो करती रहती है, लेकिन वो धूप वगैरह से दूर से अगर आप देखेंगे ऐसे लगेगा बिल्कुल एकदम लाल हो गई, ये हो गई है। जो कश्मीरी बच्चे होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे अगर आपके मतलब कोई हो, मेरे क्लास में से बहुत सारे बच्चे। तो जो हमारी बैड गुड ओजोन होती है ना, वो इन्हीं सारी चीजों से हमको बचाती है। यानी इस जो सूरज की किरणें हमारे ऊपर ना पड़, मतलब इतनी बुरी किरणें हमारे ऊपर ना पड़े। अगर बैक वक्त वो सारी किरणें हमारे ऊपर आ जाएंगी ना, तो हमारी स्किन जो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, हमको खारिश होने लगेगी, हमें आंख में मोतियाबिंद वगैरह जिसको बोलते हैं, ये सब बीमारी के मतलब कारण बनते, वजह बनती है। तो यही होती है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन होती है, यही हमको इससे हिफाजत करती है। लेकिन जब हमारी ओजोन में कोई सुराख आ जाता है, जिसको हम बैड ओजोन बोलते हैं,
तो इसी को बोलते हैं ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी जो सूरज की किरणें ऊपर हमारे ऊपर पड़ती है तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ती, वो बहुत सारी परत से होकर आकर मतलब जमीन तक आती है, जो कि पेड़ पर भी पड़ती है, इधर उधर जाती हुई तब ह्यूमन के ऊपर पड़ती है, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं पड़ती है, बहुत ही इधर उधर से गुजरते हुए वो आकर पड़ती है। अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो फिर जान लीजिए ह्यूमन की जो स्किन वगैरह होती है बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, देखने लायक ही नहीं रहेगी। और इसी इसी वजह से कहते हैं कि बैड ओजोन क्यों होती है, अगर उसी जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन होती है अगर उसी के अंदर सुराख वगैरह हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं बैड ओजोन, क्योंकि फिर उसके अंदर जो ओजोन की जो सारी लेयर होती है वही सब निकलने लगती है, अगर वो निकलने लगती है तो उससे फिर खतरा हो जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर इंडिया के अंदर 3 कन्वेंशन भी, इंडिया के अंदर नहीं हुई थी, इस पर 3 कन्वेंशन भी हुई थी। आप लोगों ने इन्वायरमेंटल के अंदर अगर कन्वेंशन पढ़ा होगा तो एक तो सबसे पहले हुई थी वियना कन्वेंशन, जो कि मतलब 1885 के अंदर हुई। तो उसके अंदर किस गैस को इन्होंने टारगेट किया था? नहीं, उसके अंदर ना सीएफसी को टारगेट किया था, यानी जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि मतलब फ्रिज वगैरह का जो वो नहीं होता फ्रीजर वगैरह, जब आप खोलेंगे फ्रीजर वगैरह उससे भाप उड़ती है ना, तो जो भाप निकलती है तो उसी को सीएफसी गैस बोलते हैं। तो ये सारी आसमान के ऊपर जाती है, जो कि ये ओजोन का कारण बनती है, कि इसी से ओजोन बनती है। तो वो आई थी ना मतलब सीएफसी को मतलब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सीएफसी वगैरह जब हमारे आसमान के ऊपर जाती हैं तो उससे जो हमारी ओजोन लेयर यानी गुड ओजोन लेयर होती है, जो कि नेचुरल बनी होती है, उसी को ये सारी चीजें जाकर नुकसान करती हैं। ठीक है। तो हमारी जो वियना कन्वेंशन आई थी, जो वियना कन्वेंशन में हम कैसे, जैसे इससे 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना कन्वेंशन किस गैस के लिए आई थी, तो वियना से वियना कन्वेंशन से सी, तो सी से आप लोग याद रखिए कि वियना कन्वेंशन ये सीएफसी के लिए आई थी। ठीक है। और 1885 में ये आई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, और किस गैस से प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी? सीएफसी से प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद हमारी आई ओजोन लेयर पर मोनेट्रियल प्रोटोकॉल। मोनेट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारा आया, ये हमारा आया था 1887 में ये आई थी मोनेट्रियल प्रोटोकॉल, और ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है हर कन्वेंशन और हर प्रोटोकॉल के अंदर। अब तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मोनेट्रियल प्रोटोकॉल मानी जाती है। तो ये मतलब मोनेट्रियल प्रोटोकॉल में ओडीएस एक कंसेप्ट दिया गया था, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में 7 गैस आती हैं। ठीक है। तो वो जो 7 गैस आती हैं उससे इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन मिला था कि वो कौन सी गैस है जो ओजोन में आती है, ओडीएस में आती है। और भी ओडीएस की जो 7 गैस है उसके फार्मूले जो होते हैं, यानी गैस, एक गैस का नाम होता है, एक दूसरा की उसका फार्मूला होता है। जैसे एक तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर आप उसका फार्मूला देखेंगे तो CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। तो उसके फार्मूले से भी क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी गैस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोनेटियल प्रोटोकॉल यानी इसके अंदर जो ओडीएस है, ये 7 बहुत खतरनाक गैस है, तो ये क्या करने के लिए आई थी? इसी को डिप्लीट यानी इसी को खत्म करने के लिए आई थी। मोनेटियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर में जो हमारी 7 गैसें आती हैं ओडीएस, जिसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो मोनेटियल प्रोटोकॉल इसी 7 गैसों को खत्म करने के लिए आया था। फिर इसके बाद एक 2016 में आई थी मतलब किगाली अमेंडमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि रावंडा में हुई थी, 2016 में आई थी, और ये इफेक्ट के अंदर 2019 में आई। तो ये किस गैस को मतलब फेज डाउन करने के लिए या खत्म करने के लिए आई थी? वो ये सीएफसी को लिए मतलब वियना कन्वेंशन सीएफसी के लिए आई थी, सीएफसी को खत्म करने के लिए आई थी। सीएफसी को खत्म करेगी तभी वो अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और मोनेटियल प्रोटोकॉल ये ओडीएस के लिए आई थी, ओडीएस को खत्म करने के लिए, और वियना कन्वेंशन जो हमारी आई थी वो ये सीएफसी को खत्म करने के लिए आई थी, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने के लिए आई थी। तो इससे क्या है ना कि आप लोग कुछ याद करें या ना करें, आपको कुछ मालूम हो या ना मालूम हो सन तारीख, लेकिन मोनेटियल प्रोटोकॉल में जो 7 गैस है उसको आप लोग जरूर याद कर लें, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैस आती है, एक हमारी आती है मोनेटियल प्रोटोकॉल के अंदर 7 गैस आती है, जिससे ये लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और उसका फार्मूला भी पूछते हैं, तो आप लोग याद कर लें, उसको जरूर याद कर लें। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लाइमेट का जो कारण बनता है या वजह बनती है सबसे ज्यादा ओजोन से, क्योंकि अगर हमारी ओजोन खराब हो गई ना तो क्लाइमेट सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं आएगा कि सिर्फ दिल्ली के अंदर आएगा, तो पूरे वर्ल्ड में आ सकता है। ठीक है। तो ओज़ोन भी आएगा और पार्टिकुलर मैटर जो कि ये हर जगह मिलता है, मतलब जहाँ पर क्राउडेड एरिया होती है, जहाँ पर ऐसे काम होते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में मेट्रो वगैरह की खुदाई वगैरह होती है, बनारस एस एरिया होगी, चेन्नई हो गई है, मुंबई हो गई है, इन सारी जगह में ये पार्टिकुलर मैटर और ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन से मतलब ह्यूमन की हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इससे एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है? और ये हमारी जो एनर्जी होती है जिसको हम गंदे हुए सड़े चीज़ों से बनाकर बनाते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगी। तो क्या वो ये क्वेश्चन में सब क्लियर है ये क्वेश्चन? मतलब तो मुझे भाई हाँ, ओजोन में तेजाबी बारिश भी शुमार है, नहीं, उसी नहीं में होती है ओजोन लेयर से। नहीं, ओज़ोन से नहीं होती है, एसिड रेन से। कहते हैं कि जब हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो उससे तेज़ाबी बारिश होती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं।
और जो कि कहते हैं कि ताजमहल का जो पत्थर है काला पड़ रहा है या लाल हो रहा है, उसी की तो वजह ये से। हाँ उसी की वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन कब होती है? जब हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आसमान में मिलती हैं या हवा में होने लगती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी वो तेजाबी बारिश होती है। बस इतना ना, मतलब क्वेश्चन जो पूछते हैं ओजोन लेयर से मैच द कॉलम में पूछेंगे, और ऐसे ही पूछते हैं, ज्यादा पूछते हैं कि ओडीएस किसके लिए आई थी, मतलब कौन सी कन्वेंशन में ओडीएस आया है, सीएफसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कन्वेंशन आई थी, नहीं मतलब एचएफसी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी कन्वेंशन आई थी, या ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो कम से कम ओजोन से रिलेटेड 3 चीजें आई थी। एक मोनेट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कि ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी थी। दूसरी हमारी सबसे पहले आई थी 1885 में वियना कन्वेंशन आई थी। 2016 में हमारी आई थी किगाली अमेंडमेंट आई थी, और ये इफेक्ट के अंदर आई 2019। तो इस मर्तबा किगाली अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन है, मोनेट्रियल प्रोटोकॉल से भी है, वियना कन्वेंशन से भी क्वेश्चन है। ठीक है जी अहमद भाई, और कोई तमीर भाई आप लोग कुछ कहेंगे इस क्वेश्चन के ताल्लुक से, क्योंकि ये कन्वेंशन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं अपने हिसाब से मुझे जो मालूम था मैंने बताया। जी बताएं। भाई क्यों इतना खामोश है सब लोग? जी। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, पीएम, इसके वजह से जो diseases होते हैं, वो उनको कहते हैं कार्डी, वो 3 डिजीजेस होता है। और भी बहुत सारे होता है, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। वो जो कार्डियो वास्कुलर डिजीज होता है ना, जो हार्ट डिजीज कहलाता है वो होता है। तब उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, मतलब इम्पोर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर है, आपकी वजह आवाज से कट होता रही है। है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। कार्डियोलॉजिक प्रॉब्लम्स यानी दिली अमराज, कल्बी हाँ अमराज। हाँ, तो मतलब अच्छा। इसी वजह से होते हैं। मैंने कहा जैसे लंग हो गया, ये सारी अस्थमा वगैरह के कारण बनते हैं, तो उसी से रिलेट हो सकती हैं सारी बीमारियां। तो हम्म। पर्टिकुलर जिसे PM2.5 इसको बोलते हैं ना, तो पर्टिकुलर हमारे 2-3 तरह के होते हैं। एक PM10 होता है, ठीक है, PM10 है, PM2.5 है, PM एक 50 से 70 होते हैं, PM90 है। तो हमें ये नहीं देखने, लेकिन PM2.5 जो है, ये इसको सूट प्रैक्टिकल बोलते हैं। सूट इस वजह से बोलते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल सूट कर जाता है, यानी सूट करते हुए निकल जाता है। इतना छोटा होता है कि ह्यूमन को पता नहीं चलता। ये नाक के अंदर से भी जा सकता है, मुंह के अंदर से भी जा सकता है, और बाकी इधर उधर जो हेयर वगैरह में ये रहते हैं, रूसी वगैरह का कारण बनते बनते न जाने हेयर फॉल वगैरह ऐसा हो जाता है। तो यही होता है PM2.5 को फाइन प्रैक्टिकल या सूट प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? फ्लाई ऐश से निकलता है, डस्ट से निकलता है, स्मोक से आता है, एरोसोल वगैरह से, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। PM2.5 जिसको प्रैक्टिकल पर्टिकुलर पर्टिकुलेट मैटर या फाइन प्रैक्टिकल सूट प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। जी। और ओजोन के लिए जो सब होता है, वो है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होता है, ट्रैगर, अस्थमा अटैक, रिड्यूस लंग फंक्शन, और लंग डिजीजेस होता है ओजोन की वजह से। ओजोन की वजह से मतलब सबसे ज्यादा काज जो होता है ना, वो आइस मतलब आइस का होता है, और आपकी स्किन का होता है। आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है। जैसे मैंने कहा कश्मीर के कुछ लोग होते हैं, आप लोग मतलब देख, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसे समझाने के लिए कि ऐसा हो जाता है कि, या फिर जो लोग बहुत गोरे वगैरह होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सफेद होती है, अगर वो कहीं से काम उम करके आते धूप में, अगर वो धूप की किरणें उनके ऊपर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, या मतलब जैसे मुहासा वगैरह नहीं होता है, तो ऐसा होता है। तो ये सब काज जो ओजोन ही का काज बनते हैं ये सब। और आई मतलब जिसको हम मोतिया बिंदु बोल सकते हैं, आंख वगैरह बिल्कुल एकदम लाल हो जाती है, ऐसे लगता है कि एकदम चिपकी चिपकी सी लगती है आंख। आई तो ओजोन के इन्फेक्शन ही बोल सकते हैं उसको, आई इन्फेक्शन हाँ, ज्यादा होता है इन्फेक्शन भी उससे। बोल, जी। आई कैटरेक्ट। और दांत घात खुजली जो बोलते हैं वो होता है ओजोन से खास। जी जी। सादिका, जो पहले वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मतलब ह्यूमन के लिए बुरा नहीं है? देखिए ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन को इसमें मेथेन से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से भी कोई नुकसान नहीं होता है ह्यूमन को। लेकिन अगर मतलब हमें अगर देखें जनरली तौर पर देखें, तो हमें हर चीज से नुकसान है, ठीक है, किसी चीज से हमें फायदा नहीं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने ये पूछा है, कौन सा मतलब मतलब है एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द क्लाइमेट चेंज। हमें ये देखना है कि ह्यूमन पर जो बुरा असर डालते हैं ह्यूमन की हेल्थ के लिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से इतना कोई बुरा असर नहीं होता जितना ज्यादा पर्टिकुलर मैटर से होता है और ओजोन से होता है। और मेरी आवाज नहीं जा रही। जी जी क्लियर बोले। मैटर किससे बना होता है?
मतलब कौन कौन पार्टिकुलर है इसके अंदर? कौन सी पर्टिकुलर मैटर? जी जी मैंने तो कहा वो स्मोक से निकलता है, डस्ट धूल से निकलता है, फ्लाई ऐश, जिससे जैसे हम ईटा वगैरह नहीं बनाते हैं, भट्टे मतलब भट्टा वगैरह से जो धुआं निकलता है, उससे ये छोटे छोटे निकलते हैं जी जी एरोसोल हम कह सकते हैं। जैसे हम वो मारते, अरे क्या बोलते हैं जी, ये जो परफ्यूम वगैरह नहीं मारते जिसमें से जो फोग 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 भी नहीं लगता, ये अंदर चले जाते हैं, जिससे बहुत सारी और बीमारी। भी बहुत है, सल्फेट, सोडियम, हाँ क्योंकि जी अमोनिया अमोनिया जो है ना, ये हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में आता है, जिनको हम NH3 बोल सकते हैं। इसका जो फार्मूला अमोनिया का, अमोनिया ये गैस किससे निकलती है? जो मछली वगैरह नहीं होती अक्सर बेशतर सड़ी मछली से, कि जो ACM का कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो, तो उनको मतलब लैब में करवाया जाता है। अमोनिया गैस जो होती है वो इसी से निकल, उनके लिए क्या है ना, कि ये सड़ी मछली वगैरह मतलब मछली वगैरह जो जाने वो कितनी सारी दिक्कत होती है, तो उसको देख जो उनकी किताबों में होते हैं या उनकी फाइल से रिलेटेड होते हैं, तो वो लोग उसी को चेक करते हैं, उसको मतलब दे अमोनिया, इन सब सारी चीज़ों से, जानवरों से जो सड़ी हुई गैस निकलती है, ये अमोनिया हो। मतलब मुझे जो मालूम है अमोनिया के ताल्लुक से, भाई जी, ये इसी से होती है अमोनिया। हाँ इनसे भी जी बनता है particular सल्फेट ब्लैक जी, चलिए फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर हो गया तो जो जी, तो देखिए इस एतबार से हमें HDG MDG भी याद होना बहुत ज़रूरी है, और सीक्वेंस वाइज में हमें याद होना चाहिए। और इस मरतबा पूछ भी लिया गया कि आपका HDG जो गोल है वो किससे रिलेट करता है। Which among the following goal adopted by the UN member state in 2015 is related to SDG 4? तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि 2015 से 2030 के लिए आया, अभी ये चल रहा है, तो आपका जो चौथा गोल है वो किससे रिलेट करता है? पॉवर्टी से, इंडस्ट्री इनोवेशन से, क्वालिटी से, गुड हेल्थ से। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन में आप लोग सबका बताएं कि कौन कौन सा गोल मतलब किस गोल से रिलेट करता है। इसका आंसर तो एजुकेशन होना पॉवर्टी चाहिए। पॉवर्टी तो सबसे पहला है, उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, थर्ड आएगा नहीं, उसके बाद हंगर है, क्वालिटी। उसके बाद हंगर है। हाँ तो वो यहाँ यहाँ ऑप्शन, हंगर नहीं है ना, यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक। हाँ अच्छा ठीक अच्छा। है। फिर क्वालिटी एजुकेशन, देन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ तलवी ठीक है, सर ने ये इसको बहुत अच्छे से याद करवाया है। मतलब वो याद भी करवाए हैं, ठीक है, मतलब उनका अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वैसे भी आसानी से याद हो जाएगा अगर आप देखें। तो अगर आप देखें तो जैसे एक हमारा होता है MDG में, सबसे पहले क्या आता है, पॉवर्टी एंड हंगर, उसमें एक ही साथ आ जाता है, ठीक है, यानी पहले गोल में दोनों आता है। यहाँ पर HDG में क्या है, आप कहें कि इसके अंदर पहला P से क्या है, पहला यानी पॉवर्टी आएगा, फिर दूसरा आपको हंगर, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। यानी अगर आपके पास गरीबी होगी, अगर गरीबी होगी तो आप भूखे होंगे, जब आप भूखे होंगे तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। ये हो गया चौथा गोल। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, पांचवा गोल जो आपका आता है जेंडर इक्वालिटी, यानी जब आपके पास पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं, तो जेंडर इक्वालिटी को आप कैसे प्रमोट करोगे? यानी वो क्या कह रहे हैं कि हमें दोनों जेंडर को बराबर ट्रीट देना है। यानी जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कैसे मतलब देखो कि मतलब वुमेन को कैसे रखना है, या उस मतलब उनके हुकूक वगैरह क्या है, ये सारी चीजें मतलब जो हमारी इंडिया की प्रोस्पेक्टिव के थ्रू वो लोग करना चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी में हमें मर्द और वुमेन को बराबर रखना है, प्रमोट करना है। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कैसे प्रमोट करोगे? फिर हम कह सकते हैं कि पांचवे में, जब हम मतलब मर्द और वुमेन को दोनों को प्रमोट नहीं कर सकते, तो मतलब हम उनको कैसे भेज सकते हैं पानी लाने के लिए, ठीक है। जब हम उनको ट्रीटमेंट देंगे नहीं तो कैसे हम उनको भेज सकते हैं पानी लाने के लिए, ठीक। दूसरा ये है कि हमारा छठा गोल जो वो पानी से रिलेट करता है। फिर अगर हम कह दें कि अगर हमारे पास पानी आ गया
तो हम उससे क्या करते हैं, अफोर्डेबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पानी से बहुत सारी एनर्जी बनाई जाती है, जैसे टाइडल एनर्जी है और ये हाइड्रो एनर्जी, ये सारी पानी ही से बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि छठा गोल हमारा पानी से रिलेटेड है। अगर हमारे पास पानी है तो हम क्या करते हैं, उससे अफोर्डेबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर 8वां गोल आपका आ गया कि जब हम अफोर्डेबल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बनाते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब हमारे पास यानी एनर्जी आ गई, पैसा आ गया, तो हम लोगों को क्या करेंगे, मतलब डिसेंट वर्क उनको प्रोवाइड करेंगे और अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ करेंगे। जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी तो हम इंडस्ट्री का इनोवेशन कर देंगे, ठीक है। यानी इंडस्ट्री का हम क्या करेंगे, इनोवेशन, यानी इंडस्ट्री इजाद कर देंगे। ये 9वां गोल है, ठीक है। और वैसे भी 9वां गोल 9 से आपसे रिलेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनोवेशन यानी 9वां गोल। तो हमारे पास इकोनॉमिक जब हमारी बढ़ेगी तो हम इंडस्ट्री का इनोवेशन करेंगे, 9वां हो गया, ठीक है। जब हम इंडस्ट्री का इनोवेशन कर देंगे, यानी जब हम इंडस्ट्री का इनोवेशन कर देंगे या इंडस्ट्री बना लेंगे अपने मुल्क के अंदर, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इन इक्वालिटीज बिटवीन द कंट्रीज के दरमियान। यानी जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया यूएस वगैरह के दरमियान जो भेदभाव है, इधर उधर की लड़ाइयाँ वगैरह जो चल रही हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री बनाया तो हमें उसको आगे जाना है, ठीक है। तो 10वां गोल क्या है कि हम रिड्यूस कर देंगे इन इक्वालिटीज बिटवीन द कंट्रीज के दरमियान। ये हमारा 10 हो गया। फिर उसके बाद हम 11 पे चलते हैं। 11 पे क्या चलेंगे कि जब हम ये सारी चीज़ें मतलब कंट्रीज के दरमियान से खत्म कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज बनाएंगे। यानी जब हमारा मामला दूसरे कंट्री के साथ सही हो गया तो हम अपनी सिटी को क्या बनाएंगे, सस्टेनेबल सिटीज और अपनी कम्युनिटीज को अच्छा बनाएंगे। जब अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यानी हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, ठीक है। जब हम अपनी सिटीज और कम्युनिटीज को अच्छा बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये 12 गोल हमारा हो गया। फिर उसके बाद 13 गोल जो आपका वो क्लाइमेट चेंज से रिलेट होता है। जो आपका 14 गोल है वो लाइफ द बिलो वाटर, यानी जो उसके जमीन के नीचे के पानी के नीचे की जो जिंदगी है। फिर उसके बाद 14वां गोल लाइफ ऑन द लैंड आपकी हो जाएगा। यानी लाइफ ऑन द लैंड से मुराद ये है ना कि जो हमारे मतलब जमीन के ऊपर जो सारी चीजें ना, हमें उसको सेव करना, यानी हमें उसको बचाना है। जैसे आपको डिफोरेस्टेशन से बचाना है, जो पेड़ वगैरह काटते हैं, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे जो ड्रॉग वगैरह होते हैं, जैसे कि बारिश वगैरह नहीं होती ना, बिल्कुल खेत वगैरह सूख जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें बचाना है। जो चौथा गोल वो इससे रिलेट करता है, लाइफ ऑन द लैंड, यानी ज़मीन के ऊपर की जो ज़िंदगी है। तो उसमें क्या-क्या आएगा, आपका डिफोरेस्टेशन आ जाएगा, आपका मतलब ड्रॉग आ जाएगा जिसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 14वां गोल हो गया, उसके बाद नहीं, ये 15वां गोल आपका हो गया। फिर उसके बाद 16वां गोल आपका क्या हो जाएगा, पीस, जस्टिस, इकोनॉमिक एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएँगे। फिर जो आपका 16वां गोल है, डेवलप करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट के लिए। इस तरीके से याद कर लें नंबर, मतलब मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको याद हो सकता है। मेरे ख्याल से मैंने ऐसे ही याद किया था इसको। वैसे तलवीर सिंह ने भी बताया है, ठीक है, लेकिन ऐसी वीडियो भी बहुत सारी है, उन्होंने मतलब थोड़ा अजीब तरीके से मतलब बताया है। तो वो मुझे पल्ले नहीं पड़ता, मैंने इस तरीके से इसको अपने ज़हन में याद किया। अगर आप लोग ऐसे याद कर सकें तो मुझे लगता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब जो आपको जैसे लगे आप वैसे याद कर लें। उन्होंने ऐसा बताया कि गरीबी, फिर भूखमरी, हुँ। इस तरीके से बताया वो है पाताल पाताल अताल लोग इनवेस्टिगेशन। क्या बोल रहे थे ना, उन्हें पाताल लोग नहीं पता, लोग की बात नहीं बोले थे, इब्तिदा में ऐसा बोले। पाताल से बताते हैं वो 11 से शुरू करते हैं, नीचे जमीन के नीचे भेज देते हैं, फिर वहां से ऊपर लाते हाँ, हाँ, वही मैं हैं। कह रहा 11 हूँ। से। तो मतलब ये बहुत सारी ट्रिक इसकी हैं, मतलब जैसे आप लोगों को मतलब याद हो सके वैसे याद कर लीजिए, कोई वो नहीं। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एचडीजी एमडीजी से ना जरूर क्वेश्चन आता है। एक कन्वेंशन से क्वेश्चन जरूर आएगा और एक एमडीजी से आएगा, एचडीजी एमडीजी से। अब इस मरतबा तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो इंडिया का एचडीजी इंडेक्स है, जैसे नीति आयोग, ठीक है, एचडीजी को इंडिया के अंदर कौन देखता है, नीति आयोग देखती है ना। तो नीति आयोग का मतलब वो क्या है, मतलब थीम क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो इस मर्तबा उन्होंने ये बहुत सारे क्वेश्चन एसडीजी से पूछा है कि मतलब कौन से स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब इंडस्ट्री इनोवेशन में, पॉवर्टी में कौन से स्टेट ने ये किया। तो अब इसमें न जाने कितने सारे स्टेट आते हैं। तो ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट कर दिया। लेकिन एमडीजी के जो टारगेट हैं वो 8, एमडीजी के जो 8 गोल हैं उसके मतलब लिमिटेड टारगेट हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस दिन शायद मैंने ग्रुप में डाला भी था, उसको आप लोग कम से कम ध्यान से मतलब थोड़ा सा तवज्जो से देख लें, क्या है क्या नहीं। एमडीजी वाला जो है, एचडीजी वाला भी हमें अगर मालूम हो, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा ना, वही हो जाएगा, फिर इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा। जो गोल याद होगा वो भी भूल जाएंगे हम। जी तनवीर भाई, क्लियर। हम्माद भाई नहीं है क्या, कुछ दिख नहीं रहे हैं। नहीं सादिक सर, हम यहीं पे हैं, आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं।
अगरचे पिछले बार भी पल्ले नहीं पड़ा था, मतलब पिछले बार जब तैयारी कर रहे थे एसडीजी एमडीजी, इस बार भी नहीं पड़ा अभी तक। तो मतलब याद तो है ना एसडीजी एमडीजी, मतलब याद ही तो पढ़ने नहीं है याद ही नहीं होता है। नहीं क्यों नहीं याद होगा, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा तवज्जो ने भी देखिए, हो जाएगा आसानी से। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो मैंने बताया था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में हमारी साथ गैस आती है, तो वही पूछें कि कौन से इसमें से है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या मिथाइल क्लोराइड है। तो क्या कार्बन आएगा? डाइऑक्साइड। नो 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 नो, इसके अंदर कार्बन डाई मीथेन एथिन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आएगी मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर 7 गैस आती हैं, तो 7 गैस में आपकी आएगी सबसे पहले HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं नहीं, इसके अंदर आएगी CFC आएगी पहले, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर दूसरे पे आएगी आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगी। ठीक है, HCFC आएगी। एक होता है HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी आएगी क्योटो प्रोटोकॉल में। लेकिन ओजोन में हमारी आती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस से ना 2020 में क्वेश्चन भी था कि मतलब कि कौन सी आती है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं मालूम था, तो फिर मैंने जब देखा तो पता चला कि इसके अंदर जो डिफरेंस है कंपाउंड का ओजोन में, वो है उसका मतलब उस गैस का पूरा नाम है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आएगी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ये हो गया, 3 हो गई। चौथे पे आपकी आएगी हेलोन। हेलोन ये वो गैस होती है जो कि फायरिंग वगैरह से निकलती है ना, हेलोन गैस। और हेलोन होगी। फिर उसके बाद हमारी आएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर उसके बाद हमारी आएगी मिथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद आएगी मिथाइल क्लोरोफार्म, जिसको यही बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। मिथाइल क्लोरोफार्म को ना मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो यही है ये। क्योंकि अगर देखिए जी, आपके पास लिस्ट है क्या इसका? हाँ इसकी लिस्ट तो है। और अभी अगर आप लिखेंगे ना गूगल पे ओडीएस, ओडीएस लिखिए, अभी सारी गैस आ जाएगी आपके सामने। ओके। जी, तो आपको वहाँ फार्मूले के साथ भी मिल सकती है ना, तो इसको जरूर मतलब देखें। ये हम ही लोगों के शिफ्ट के क्वेश्चन, अब देख लीजिए आ जाए यहाँ पर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। तो क्या हो सकता है, मतलब ये कह रहे हैं ना यहाँ पर कीवर्ड यही ना, बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड द मल्टी कैजुअलिटी। अर्थक्वेक है, वोकेनिक एरप्शन है, एपिडेमिक है, एंड स्टॉर्म है। क्या हो सकता है? एपिडेमिक होना चाहिए इसका, क्योंकि इसका और शुरू भी नहीं होता है। अर्थक्वेक। हाँ मतलब वही होगा, क्योंकि मतलब मल्टी नेचुरल कैजुअलिटी हैजर्ड में यही आता है ना, नेचुरल हैजर्ड में। नेचुरल हजार्ड में आता है। ठीक है, जिससे अच्छे एक हजार्ड होता है, एक हमारा डिजास्टर होता है। तो हजार्ड में हम ये कहते हैं कि यानी कितने परसेंट चांसेस हैं खतरा होने के। जैसे अगर अर्थक्वेक हमारा आ गया, ठीक है, जैसे जैसे 2013 में जो अर्थक्वेक आया था, वो तो सबको मालूम था ना कि उसके अंदर कितने सारे, खास तौर से उसका इफेक्ट नेपाल पर सबको देखने को मिला था वीडियो के जरिए। तो अर्थक्वेक और भी आता है, बीच बीच में हम लोग सुनते रहते हैं कि दिल्ली में आया है, नॉर्थ ईस्टर्न में पता नहीं कहाँ कहाँ आया, बिहार में आया, इधर आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हजार्ड हमारा होता है, यानी कितने परसेंट खतरा होने के चांसेस है, और जब वही खतरा हो जाता है तो उसी को हम डिजास्टर बोलते हैं। जैसे हर पे कोई आया, अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ, या किसी का घर नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं गिरा, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये हमारा डिजास्टर हुआ। लेकिन अगर वही नुकसान हो गया, यानी पेड़ गिर गया, घर वगैरह टूट गया, इधर उधर सब कुछ हो गया, तो फिर हम उसको डिजास्टर बोल देते हैं। ये होता है हजार्ड और डिजास्टर का मतलब डिफरेंस है दोनों में। मतलब हजार्ड को हम बोलेंगे कितने परसेंटेज, मतलब ये चांसेस है हजार्ड होने के। और जब वही हजार्ड हमारा मतलब नुकसान में तब्दील हो जाता है, तो हम उसको डिजास्टर बोल देते हैं। तो अर्थ कोई उसी को इसमें बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव है ना, जी इसमें मतलब प्रोग्रेसिव है ना, मतलब एक चीज जो चलती रहती है, मतलब हाँ हाँ, प्रोग्रेस करता है जैसे। प्रोग्रेसिव है, चलती भी रहती है। यहाँ पर मल्टी कैजुअलिटी ये भी दिया है। और दूसरा है कि एपिडेमिक एक होता है, एक पेंडेमिक होता है ना। तो एपिडेमिक हम बोलते हैं ये वो वबा जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर गांव वगैरह में फैलती है ना। तो आपको मालूम है इसके बारे में, मतलब बहुत सारे वैसे हदीस वगैरह भी आती है कि जब किसी वबा वगैरह आए, तो आप मतलब उस घर को या उस जगह को छोड़कर ना जाए, अपनी ही जगह रहे। क्योंकि अगर आप वहां से निकलेंगे जहाँ जाएंगे, तो वहां भी ये इस वबा का कारण बनेगा। जैसे ताउन वगैरह की बीमारी उस जमाने में होती थी लोगों को। तो ये है। और जो पेंडेमिक होती है ना, पूरी दुनिया में फैलती है। जैसे पेंडेमिक को हम कोरोना वायरस बोल सकते हैं। एपिडेमिक हम नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक ये किसी एक पर्टिकुलर जगह में होती है, पर्टिकुलर स्टेट में होती है, पर्टिकुलर गांव में होती है। पेंडेमिक जो जो पूरी वबा यानी पूरी दुनिया में फैलती है, जिसकी वबा, तो ये कोरोना वायरस आएगा पेंडेमिक में। पेंडेमिक से पी से पूरी दुनिया आप कह सकते हैं, यानी जैसे कोरोना वायरस है, एपिडेमिक किसी पर्टिकुलर जगह में फैलती है।
वोल्केनिक एरिप्शन ये हमारा ज्वालामुखी होता है, जिसको हम कह सकते हैं जो ज्वालामुखी फट के जमीन फट के जिसमें से आग निकलती है। स्ट्रोम, स्ट्रोम क्या होता है, मतलब जो बहुत तेज हवा के साथ जो बारिश का वो होता है ना, बारिश होती है बहुत तेज हवा के साथ। अच्छा, कल ये दिल्ली में तूफान वगैरह आया था क्या? मतलब मैंने देखा था वीडियो वगैरह लोगों ने। तूफानी पेड़ बारिश और बोल सकते हैं। जामिया पूरा तबाह हो गया यार। हाँ हाँ, मतलब मतलब सब जामिया की लाइब्रेरी और कैंटीन वगैरह सब मतलब कोई लगाया था स्टेटस में, देख। हम लोगों का एक मस्कन था, पेड़ था, तकरीबन बहुत पुराना था, वो गिर गया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, बहुत पुराना पेड़ था। और घर वगैरह भी बहुत गिरे हैं अहमद भाई, या फिर वैसे ही सिर्फ पेड़ नहीं वगैरह नहीं, गिरे? घर वर नहीं गिरे हैं, ये टंकी वगैरह उड़ गई है कई सारी। अच्छा। जामे मस्जिद का वो गिर गया, मीना उस पे गुम्बद पे अच्छा, जो वो वो लगा भी होता है ना, देखा, हाँ न्यूज में देखा था वो भी। यही सब हुआ है। काफी तेज था। ठीक है। अर्थक्वेक, तो ये जलजले को बोलते हैं अर्थक्वेक ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं लोग। द एब्रीवेशन, ठीक है, नेशनल या नियम यच या नियम यस यच की इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है, तो ये 2008 में आया था, इसके अंदर हमारे 8 मिशन थे ना, तो उसी को पूछा है 8 मिशन में से इसका फुल फॉर्म क्या है। ये हिमालयन इस वाला होना चाहिए, दूसरा नंबर हिमालय, पे। ये सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। तो देखिए, इससे ना मैच द कॉलम से भी पूछते हैं 8 प्लान को, और इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा इसमें से नहीं, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, और एक कोई बाहर का डाल देंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसको याद होना चाहिए, ये सारी ऐसी चीजें ना जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, अब हम ही लोगों की शिफ्ट में ये 6 क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट से, ये सारे क्वेश्चन आए थे हम ही लोगों की शिफ्ट में। देखिए 6 क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। तो कुछ यूनिट में ज्यादा भी बना देते हैं, 5 भी होता है, 4 भी होता है, कुछ में ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो गए इन्वायरमेंट से। इसका तो जवाब इस कौन सा है सादिक भाई? दूसरा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। इसकी ना वो तलवीर सिंह ने एक वो बनाया था ना, मतलब एक निमोनिक्स बनाई थी, मतलब सातों को मतलब सीरियल वाइज याद रखने के लिए। 7 या सहवाग, 8 है? 8 है, 8 है, सहवाग यचसी उन्होंने लिखा था। मैं पहले अगर स्पेलिंग लिख दूं फिर बताऊं इसका क्या है। यस, ई, एच, डब्ल्यू, सहवाग। ठीक है, ये सहवाग हो गया। फिर उसके बाद आप लिखिए सहवाग यच सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला गोल है, ये दूसरा गोल इस तरीके से, ये तीसरा गोल है, ये चौथा गोल है, लिखा था भी है यार हाथ से, छठवा गोल। 7 गोल है, 8 गोल, ठीक है। तो ये हमारा जो 8 गोल है, तो पहले में क्या आएगा, नेशनल सोलर मिशन आएगा आपका। दूसरे में आपका क्या आएगा, मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी। और उसके बाद तीसरे में आएगा हिमालय इकोसिस्टम। चौथे में आएगा वाटर मिशन। और उसके बाद आपका पांचवा में आएगा एग्रीकल्चर। और छठे में आएगा आपका ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। फिर सातवें में आएगा सस्टेनेबल हैबिटेट। यानी आपका मतलब दो वो है ना, तो आएगा सस्टेनेबल हैबिटेट, एच से ना आप हैबिटेट मुराद रखें, सस्टेनेबल हैबिटेट। फिर उसके बाद आठवां क्या है, नॉलेज या क्लाइमेट चेंज, नॉलेज या क्लाइमेट। सातवां क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये है, ये सीक्वेंस वाइज पूछते हैं, ठीक है, कि पहला कौन सा है, दूसरा ये कौन भी सा। सीक्वेंस से सादिक भाई। जी जी, ये सीक्वेंस है बिल्कुल जो मैंने लिखा है। तो सादिक भाई, ये हिमालय वाला कितने नंबर पे है? तीसरे पे इसका फुल लिखा तो क्या है है? ना, सहवाग एचसी, हिमालय इकोसिस्टम। ओके। चलिए फिर ठीक है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन। अच्छा, ये इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कभी भी श्योर नहीं होते कि मतलब ये स्टेटमेंट वाला जो है ये दोनों सही हो सकता है। नहीं, हराम और ये होते हैं। ये क्या है कि नॉइस पॉल्यूशन हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग एबिलिटी एज वेल एज द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। यानी मेरे ख्याल से ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉइस पॉल्यूशन होता है यानी शोरगुल वाला, वो एक बुरा इम्पैक्ट होता है हियरिंग एबिलिटी पर एज वेल एज द साइकोलॉजिकल बीइंग अ पर्सन। जाहिर सी बात है, जैसे अगर डीजे वगैरह हमारे सामने चलता रहता है
तो हमारी हियरिंग कान वगैरह डैमेज हो जाते हैं सम टाइम, ठीक है, डैमेज भी हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज पर भी असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने डीजे चल रहा है, या फिर अगर आप सो रहे हैं तो आपके सामने कोई तेज आवाज में बात कर रहा है या मोबाइल से कुछ बजा रहा हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं आइसोमनिया ना। आइसोमनिया का मतलब ये होता है कि मतलब नॉइस वगैरह की वजह से आपको नींद नहीं आती है। और सम टाइम ये भी होता है ना कि जैसे डीजे वगैरह की जो आवाज़ होती है या इन्वायरमेंट का जो शोरगुल होता है, उससे ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो मतलब वो एज्ड वाले जो पर्सन होते हैं, मतलब 40-50 के एज के, जो सारे अक्सर बेशतर उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जवान मतलब बहुत कम होता है, 20-25 साल 30 साल के लोगों को, ये ज़्यादा 35 साल के ऊपर के बच्चों बच्चों को कह रहा हूँ, लोगों को होता है। तो साइकोलॉजिकल से मुराद यही है, ठीक है। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल इज द लीनियर। कहते हैं कि ह्यूमन की जो परसेप्शन है नॉइज लेवल को मतलब एक्सेप्ट करने की या सुनने की, क्या वो लीनियर होता है, यानी यकतरफा होती है वो? ये क्या दोनों सही है या वन गलत है या एक सही है, क्या सही है, आप लोगों को क्या लगता है ये? पहला वाला तो सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। हम्म। तो ये दूसरा गलत है, लेकिन तो दूसरा मतलब मैं जो दूसरे से ये समझ रहा हूँ, फिर अभी आप लोग बताइएगा क्या है, कि ह्यूमन की जो परसेप्शन होती है नॉइज लेवल की इज द लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब इन्होंने कहा कि एक तरफा होती है, लेकिन हम कहते हैं कि एक तरफा नहीं होती। जैसे जो माइक वगैरह होते हैं, जैसे अगर अजान वगैरह दी जाती है मतलब जहाँ पर माइक बहुत ही अच्छे होते हैं, तो अगर आप कहेंगे अल्लाहू अकबर, तो अल्लाहू अकबर कहने के बाद बर 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 इस तरीके से आवाज मतलब रिपीट होती रहती है ना, वो मतलब नॉइज की, मतलब जो मैक वगैरह बहुत अच्छे, जैसे डीजे वगैरह कोई गाना चलता रहता है, धक धक की आवाज आती रहती है डीजे में, जो कि बहुत देर तक वो सुनाई देती है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 50-60 सेकंड या 1 मिनट तक, मतलब जो मैक या जिसका डीजे बहुत ज्यादा तेज होता है जिसका साउंड, तो वो यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि तो उसका जो फ्लो होता है, यानी एक तरफ से नहीं होता है, वो दोनों तरफ से बल्कि 3-4 तरफ से उसका फ्लो हो जाता है। जो आवाज होती है, आवाज का जो फ्लो बनता है वो एक तरफ से नहीं होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही तरफ होता है ना, जैसे लीनियर हमारे कम्युनिकेशन वगैरह में होता है, एक तरफा जो होता है जिसके अंदर फीडबैक नहीं होता। तो यही कह रहे हैं कि जो मतलब ह्यूमन लेवल, मतलब ह्यूमन की जो परसेप्शन है, यानी नॉइज लेवल को लेने की, क्या वो लीनियर होती है? लीनियर नहीं होती है। वो यही होती है कि मतलब आवाज रिपीटेड होती रहती है, एक तरफा दो तरफा, मतलब एक तरफा नहीं, दो तरफा और तीन तरफा चार तरफा, ये सब होती रहती है। जी अहमद भाई, आपको क्या लगता है? जी ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। हम्म, जी, आप में से किसी को मालूम हो तो बताया क्या नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। आंसर क्या है इसका? सेकंड वाला सही है या गलत दिया आंटी? नहीं, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत। सारी को इससे पहले जो आपने एक्रोनिम बताया ना, मतलब आखिर में जो एच है, तो सी से नॉलेज है या फिर कुछ और? मैंने बोला है कि सहवाग एच सी, तो मतलब जो आखिर वाला है ना एच सी से मुराद है ना नॉलेज या क्लाइमेट चेंज, तो मेन क्लाइमेट चेंज के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। 8वां गोल जो है नॉलेज या क्लाइमेट चेंज। जी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमॉन्ग द सोसाइटीज? तो ये क्या है, मोनोकल्चर वैल्यूज है, मल्टी कल्चरल वैल्यूज है, या रीजनलाइजेशन है, या सेल्फ सेंट्रेंडनेस? क्या ये मुझे लगता है कि ये हायर एजुकेशन वगैरह की क्वेश्चन है ना। कौन सा जो कि मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोट किया गया ग्लोबलाइजेशन के जरिए अमॉन्ग द सोसाइटीज के दरमियान? अगर हम सोसाइटीज के दरमियान कोई चीज मतलब ग्लोबलाइज करेंगे या उसका प्रमोशन करना चाहेंगे, तो हम किससे करेंगे? मोनोकल्चर, एक तरफा कल्चर से, या मल्टी कल्चर वैल्यू को लेकर, या रीजनलाइजेशन से, या सेल्फ सेल्फ से? क्या होगा इसका सही आंसर? सेंटर्डनेस तो नहीं होना चाहिए। ठीक। तो चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि मल्टी रीजनलाइजेशन भी कल्चर, नहीं होना चाहिए, मल्टी कलर। हाँ, मल्टी मल्टीकल्चरल होना चाहिए। मल्टी कल्चरल से, क्योंकि हम कोई भी चीज मतलब ग्लोबलाइज करेंगे वो भी सोसाइटीज के दरमियान, तो मल्टी असल में कल्चरल। उसका कीवर्ड जो है मल्टी से बन जा रहा है आंसर। जी जी जी। ठीक है। मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमें मालूम मालूम नहीं होता है, ठीक है, हम तुक्का मार दें, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मायूसी के अलावा कुछ नहीं है हमारे हाथ में। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज लैंड इज द वल्नरेबल टू अर्थक्वेक?
ये इंडिया की जो लैंड की मतलब वल्नरेबल एक्टिविटीज है अर्थक्वेक की, उसका परसेंटेज ये पूछ रहे हैं कितना है। 57 है, 42 है, या 37 या 28। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोगों को रट लेना चाहिए बिल्कुल। रट लेने का मतलब इतने अच्छे से बैठा लें कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट करें, चाहे मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछे या ऐसे ही पूछ लें, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल। तो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका जो है 57 दिया है, ठीक है, तो आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। अर्थक्वेक से जो क्वेश्चन है 57 इसका वो। तो क्वेश्चन नंबर है 10, कोविड-19 का असिंक्रोनस ये पूछा है, ये क्या है? जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं क्या हो सकता है। कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज स्ट्रेन, या कोरोना वायरस डिजास्टर, या कोरोना वायरस डिसीज, क्या होगा? इस पर तो खामोश ना रहे आप लोग, क्या होगा ये कोरोना वायरस? कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, कोविड-19 इसी वजह से पढ़ा ना, ताकि हमारे बाद की जो जी। जनरेशन आए उसको जान सके कि ये 2019 में आया था, इसी वजह से 19 लगा है। ये क्या कह रहे हैं? assertion, ठीक है, mankind's interaction with earth, ठीक है, has lead to a high complex and diverse ecosystem to an increase, मतलब क्या है, increasingly degrade environment. Many of the change taking place in earth's environment are irreversible. ये समझ में आ रहा है ये दोनों क्वेश्चन? सही है। जी नहीं भाई, समझ में आ रहा तो थोड़ा बताएं हमें, ये क्या कहना चाह रहे जी हैं? पहले वाले दोनों में है सही कि लग रहा है। जी तुक्का बिल्कुल, मार। पहले वाले जो असर्शन है इसमें मतलब कह रहे हैं कि लोगों के और इन्वायरमेंट के मतलब दरमियान जो इंटरेक्शन है, मतलब इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो मतलब खराब हो गया है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों ने मतलब इन्वायरमेंट का गलत इस्तेमाल किया है। जैसे हम्म कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसके बाद बहुत सारे मतलब अभी जो हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज की वजह से या फिर पोल्यूशन जो हम मतलब फैला रहे हैं, तो हाँ हमारी और इन्वायरमेंट के बीच में एक रिश्ता हुआ ना, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब खराब इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट मतलब एक तरीके से डिग्रेड हो रहा है। अब नीचे दिया हुआ है रीजन, क्योंकि मेनी ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस आज एनवायरमेंट आर इरिवर्सिबल, क्योंकि जो लोग मतलब हम काम कर रहे हैं ना एनवायरमेंट के साथ, इसको हम अब चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बिल्कुल आप बिल्कुल। जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो मतलब कॉप्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी कुछ समिट्स वगैरह होते हैं, इसमें हम मतलब पॉलिसी करते हैं कि हम किस तरह घटाए चीज़ों को, ठीक मतलब है, यही बिल्कुल करते हैं, हम घटा सकते हैं, इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? लास्ट वाला पॉइंट क्या बोले आपने नईम भाई? क्या है? इरिवर्सेबल का इरिवर्सिबल का मतलब ये रिवर्स होता है ना कि हम उसको वापस वापस नहीं नहीं कर हो सकते। सकता है ना वो, रिवर्स नहीं हाँ हो जी, जी, सकता वो। बिल्कुल। वही तो तो हम क्या इसका करते हैं मतलब फिलहाल जो है कि हम कम कर सकते हैं किस तरीके से, या फिर किस तरीके से मतलब हम जो मतलब कार्बन वगैरह है घटा कैसे सकते हैं, मतलब छोड़ तो नहीं सकते ना टोटल। जी जी, और मतलब फर्स्ट वाला बायोडाइवर्सिटी उसी से हुआ है। नहीं, बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी नहीं, अलग डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, मतलब जो फैला हुआ हो, मतलब ज्यादा फैला हुआ। इसका सबसे अच्छा वो तो एग्जांपल अलग नहीं ये हो कॉन्सेप्ट सकता है ना, जैसे दिल्ली में जो मेट्रो वगैरह की खुदाई होती है, ठीक है, अब हम जब दिल्ली में मेट्रो गए थे, मतलब 2013 में सबसे पहले जब हम दिल्ली में गए थे, तो मतलब हमने देखा कि वहाँ पर खुदाई मतलब इतना ज्यादा खोदते हैं, दो दो तीन तीन, मतलब इतने, ऐसा लगता है कि दो दो तीन माले के घर जमीन के अंदर बन जाएंगे। जो मेट्रो का स्टेशन होता है, और खास तौर से जो मेट्रो का जंक्शन होता है, उसकी तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अंदर तक की खुदाई होती है। तो ये क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट का मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर ऐसी जगह जलजला वगैरह आएगा, क्योंकि वो जमीन पहले से ही खोखला हो गई है ना नीचे से, मतलब देहातों वगैरह में, मतलब शहरों के बिलमुकाबिल इतनी ज़्यादा खुदाई नहीं होती है जितना ज़्यादा शहरों में होता है। क्योंकि शहरों में घर बनता है, वो भूइदरा वगैरह भी उसी के अंदर खुदवाते हैं, और पानी वगैरह की टंकी वगैरह की मतलब जो कुछ भी होता है, हैदराबाद मतलब हैदराबाद में मैंने देखा, तो वो क्या है कि हैदराबाद में जैसे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो वो अपने फ्लैट के नीचे ही बिल्कुल टंकी बनाए रहते हैं, बहुत गहरी गहरी सी, और उसी में पानी आता है उनका। अब जबकि हम लोगों के यहाँ देहातों में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि मैन काइंड से इंटरेक्शन, यानी मैन, हम कह सकते हैं मैन मेड एक्टिविटीज का जो इंटरेक्शन होता है अर्थ के साथ वही हो गया ना, कि इसे जमीन की खुदाई, खास तौर से मेट्रो के लिए खुदाई हो गई, घर वगैरह बनाने के लिए खुदाई हो गई। तो ये कह रहे हैं कि हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम जो इंक्रीज करेगा डिग्रेडेड इन्वायरमेंट। तो ये क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को ये लोग डिग्रेडेट कर रहे हैं, यानी जलजिला वगैरह ऐसी, अगर ऐसी एरिया पर आएंगे ना, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो बिल्कुल गिर पड़ के न जाने कहाँ चले जाएंगे, अगर मतलब अच्छा, मतलब अच्छी अगर उसमें एनर्जी में जलजिला आ गया। तो वही फिर कह रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं मतलब इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये हमारा वापस नहीं हो सकता, यानी जो हो गया वो हो गया, फिर उसको हम उस तरीके से नहीं ला सकते।
तो ये असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है और इजी वे में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 12। There has to be an integrated approach to achieve the target of sustainable development goal. रीजन क्या है? Many of the SDG are interconnected. कह रहे हैं कि there has to be integrated approach, कहते हैं कि integrated approach है जो कि अचीव करेगा टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, क्योंकि मेनी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड है उस अप्रोच के दोनों साथ, सही उस है। टारगेट के साथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये है थोड़ा आगे पीछे करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। assertion and reason production of electricity from renewable energy source is without adverse implication, नहीं, it without adverse environmental impact। तो रीजन क्या है? देयर इज द नो नेट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या? जी नहीं भाई, मुझे तो दोनों सही लग रहा है। जिसको हमने किया था, जैसे कि पहला वाला हमें तो सही लग रहा है, लेकिन आंसर हमने देखा था कि पहला वाला गलत दिया है, लेकिन कैसे, मतलब इसीलिए हाँ आपने आपको बिल्कुल मिल गया। गलत है ना भाई, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विदाउट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये यानी चीज उसको, यानी एनवायरमेंट के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा और एनर्जी जो है वो बन जाएगी। ये कैसा अजीब सा लग रहा है सवाल। ये सही नहीं है ना, ये तो सही कह रही है ना बिल्कुल। यहाँ पर जो हाँ विदाउट दिया है ना, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी को जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब हम मतलब टाइडल एनर्जी बनाते हैं, हम जियो थर्मल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे जो धुआं वगैरह निकलता है आसमान में, क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब नहीं करता? वो हमारे पेड़ पौधों को तो खराब ये नहीं करता? गलत है ना, वही तो जो कह रही और हूँ मैं कि वो तो करेगा, डेफिनेटली करना ही करना है। जी, और जो हम जियो नहीं नहीं, थर्मल जैसे हम वगैरह सोलर बनाते से हैं बनाते हैं तो उसको कैसे करते हैं फिर? जी जी, जो सोलर का एनर्जी होता है, हाँ, तो सोलर उसका एनर्जी को कैसे आप मतलब? ना देखें ना, एक मिनट, सोलर एनर्जी को आप ना देखें, सोलर एनर्जी के अलावा, क्योंकि सोलर की जो एनर्जी होती है बिल्कुल सन से आती है, ठीक है। सोलर एनर्जी के अलावा जितनी भी एनर्जी है, मतलब चाहे जियो थर्मल आप देख लें, चाहे टाइडल देख लें, चाहे वेव एनर्जी देख लें, या आपकी थर्मल पावर प्लांट जो होती है, इन सबसे बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट को, मतलब इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है, खासतौर से पेड़ पौधों पर, एग्रीकल्चर वगैरह की जो एरिया होती है ना, इसी वजह से ये सारे प्लांट जो लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ मतलब लोगों का आना जाना नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो ऐसी जगह होता है। तो मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट पर इनका बुरा इफेक्ट जरूर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है रिन्यूएबल एनर्जी करने से, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी एक हमारा होता है कोल, ठीक है, जो हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम कोल को झोंकते हैं उसके अंदर, जैसे हमारा भट्टा जो होता है, ईटा जो पकता है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं? कोयला ही लगाते हैं ना, कोयला ही झोंक कर हम पकाते हैं। उसका तो जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो मतलब जो हम बार बार इस्तेमाल करते थे वो नहीं है, वही तो है ना, हाँ वही है, उसको तो तो बार बार प्रमोट किया जा इस्तेमाल रहा करते है। हैं, लेकिन बार बार इस्तेमाल हम करते हैं तो उसको बना के करते हैं ना, वैसे तो नहीं करते हैं। तो बनाने में तो जो चीजें हम यूज करेंगे, मतलब कोयले का हम यूज करते हैं, ठीक है, जबकि कोयला हमारा नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि कोयला जल जाता है, उसका कोई मतलब काम नहीं है। जबकि हम नॉन रिन्यूएबल को लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल वगैरह जो एनर्जी आपकी आती है ना, वो कोयले को ही झोंक कर आती है, कोयले को ही पका कर आती है, ठीक है, तो ये हाँ होगा उस अभी कुछ दिन थर्मल पहले का ही तो हुआ था नॉन रिन्यूएबल, इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, नहीं नहीं, थर्मल का तो नॉन रिन्यूएबल है एक ना। मिनट, नहीं भाई, इतना डिफरेंस है, आप मालूम करें। अगर आपसे थर्मल एनर्जी पूछा जाए, ठीक है, तो ये आपका रिन्यूएबल में आएगा। अगर आपसे थर्मल पावर पूछा जाए, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल में आएगा। थर्मल पावर से मुराद यहाँ पर जो एनर्जी से लाइट बना दी गई ना, वो आपकी पावर हो गई। तो अगर आप थर्मल पावर को यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो गया, पावर फिर आप नहीं पा सकते। अगर आप एनर्जी को, अगर ये एनर्जी आपसे पूछे, थर्मल एनर्जी, तो एनर्जी में क्या है कि हम एनर्जी दोबारा बना सकते हैं, लेकिन पावर दोबारा नहीं बना सकते। जो पावर हमारा गया वो चला गया, हम एनर्जी अब बनाएंगे तो फिर पावर पाएंगे, ये होता है। थर्मल तो फिर आप मतलब जो कह रहे हैं, तो फिर वो जियो थर्मल हो जाएगा ना, अभी जियो थर्मल में आप मतलब बार बार कर सकते हैं। हाँ मतलब देखिए ना, एनर्जी में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जो आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक हमारी होती है जियो थर्मल एनर्जी होती है, एक हमारी होती है थर्मल थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट होता है। तो इन सब से हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। हमारा जैसे एक टाइडल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी वो होती है जैसे नदी वगैरह में जो लहर नहीं उठती है, मतलब जब तेज से हवा चलती है, पानी की जो मतलब लहर उठती है कि नहीं उठती है, तो उससे जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं वो हमारी होती है टाइडल एनर्जी। उसी को हम वेव एनर्जी भी बोलते हैं, वेव का मतलब लहर। और जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी को कैसे बनाया जाता है,
तो जैसे कि मैंने देखा था एक मरतबा अभी ये यूट्यूब पे कोई दिया था कि जो ये गुलाब वाली इत्र होती है इसको कैसे बनाते हैं, मतलब गुजरात वगैरह में शायद बनती है। कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े मतलब वो होते हैं ना, मतलब टरबाइन होते हैं, या हम अपनी ज़बान में बोल सकते हैं कि यार जैसे मुरादाबादी बिरयानी जो बनती है उनका जो वो होता है पकाने वाला जो बर्तन होता है, आप लोग देखोगे बिल्कुल डिफरेंट सा होता है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा-बड़ा सा होता है, अजीब सा होता है उनका जो बर्तन होता है। जो बिरयानी हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी जो पकाते हैं, तो उससे बड़ा-बड़ा बिल्कुल उसी तरीके के शेप का एक बर्तन होता है इनके पास। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी में गुलाब को, जो असली गुलाब होता है ना, उसको उसी में रख देते हैं और रख के बिल्कुल ढक्कन से ढक देते हैं और माटी से या आटे वगैरह से लीप देते हैं, जिससे वो बिल्कुल सूख जाता है। फिर इसको ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक हम लोगों की चूल होती है खाना पकाने वाली, हम लोग लकड़ी डालते हैं, ऊपर से तावा रखते हैं रोटी पकाने के लिए। लेकिन वो उनकी जो भट्टी होती है ना, वो ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है? ज़मीन के अंदर होती है, फिर वो लोग उसमें पानी भर के उसको डाल देते हैं और वो उसको झोंकते रहते हैं, उसके अंदर पकाते रहते हैं। तो ये थर्मल एनर्जी जो मतलब जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ना, तो इसका जो डैम होता है, पानी का जो डैम होता है, कहते हैं ज़मीन के अंदर होता है और ज़मीन के अंदर से आग लगाई जाती है। तो मतलब मतलब ये लकड़ी हो गई, कोयला वगैरह हो गया, उसको ये लोग डालकर झोंकते हैं, गर्म होता है, फिर उस पानी से कहते हैं कि जो लहर या भाप उठती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हमारी होती है जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स इंडिया में सबसे कम है, लेकिन इस एनर्जी के बारे में यूएस ने कहा है कि मतलब यूएस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है ना जियोथर्मल एनर्जी का। तो अभी एक क्वेश्चन भी इससे आया है ना कि जियो मतलब वो कौन-सी एनर्जी है जो 24 घंटे मतलब रन करती रहती है और 24 घंटे आपको एनर्जी देती रहती है। तो यूएस ने अपनी एक नोटिस निकाली है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब जियोथर्मल एनर्जी से मतलब हम 24 घंटे मतलब अपना जियोथर्मल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये जो एनर्जी ये लोग निकालते हैं, कहते हैं कि फिर इससे पानी वगैरह भी लेते हैं चलाकर इंजन के ज़रिए। जैसे बड़े-बड़े शहरों में या बड़े-बड़े नहरों में, जैसे बनारस में मैंने देखा है, गंगा नदी जो है उसमें से उस जैसे कि वही सब बनारस में जो अरे यार मतलब जो नाला वगैरह होता है ना, कहते हैं पानी सब उसी में बहता है। फिर उसी पानी को मतलब बड़ी-बड़ी मशीन लगी हुई है ना, उसी पानी को फ़िल्टर करके शहर में पानी आता है, उसी को सब पीते हैं, ठीक है? जबकि वो हम लोग अपनी आँख के सामने देखते हैं गंदा पानी, लोग नहाकर लैट्रिन का कैसा-कैसा पानी जाता है नाले का। फिर उसी को फ़िल्टर करके वो पानी आता है, लोग उसको पीते हैं। तो उसी तरीके से फिर इस एनर्जी के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं मतलब पानी निकालने का काम करते हैं, हीटिंग गरमाने का काम करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें इतना अंदर नहीं जाना, बस हमें मतलब बिल्कुल डिफरेंस थोड़ा मालूम होना चाहिए कि मतलब ये एनर्जी कैसे कूड़े बनती वगैरह है। से भी बनाते हैं ये ये किससे बनाते हैं? ये कूड़े वगैरह से कूड़ा वगैरह जमा करके उसको हाँ, बहुत हाँ। सारे उसके वो डैम होते हैं उसमें डाल करके गला करके उसको बनाया जाता है या तो फैक्ट्री बनाया वगैरह से। जाता है और मैं अगर बताऊँ ना तो एक मिनट मैंने देखिए जैसे इन्होंने दिया क्या दिया है, जियोथर्मल एनर्जी इज़ हीट विथ इन द अर्थ के मतलब अर्थ के अंदर इसको हीट किया जाता है। द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गो यानी अर्थ एंड थर्म मतलब हीट। Geothermal energy is a renewable energy source because heat is the continuously produced inside the earth यानी इसको अर्थ है जमीन के नीचे इसके टरबाइन को यानी जो डैम होता है ना मतलब ये वो लोग डैम वगैरह जानते होंगे जो मतलब जिनका थोड़ा मतलब नदी टाइप के एरिया मैंने देखा है क्योंकि यहाँ जो घाघरा नदी है ना मतलब मैं जब छोटा था मैं उधर मतलब नाव वगैरह चलती थी मैं बहुत गया हूँ तो वहाँ पर डैम वगैरह हैं मतलब बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं वो लोहे के होते हैं बहुत ही बड़े बड़े डैम होते हैं और शहरों वगैरह में कहीं कहीं होते हैं और पहाड़ी एरिया वगैरह में ये डैम वगैरह पाई जाती हैं, लोग रखते हैं पानी को मतलब रोकने के लिए। जो मतलब जो नहर वाली एरिया होती है ना, कहते हैं जब बाढ़ वगैरह आती है, जैसे बिहार वगैरह में हो सकता है, तनवीर भाई आप जानते होंगे। तो इस डैम का इस्तेमाल किया जाता है, इन डैम को ये लोग रख देते हैं, बैरियर बना देते हैं ताकि पानी इधर से उधर ना जाए। तो बहुत ही बड़ा-बड़ा और लंबा-लंबा सा वो तो डैम आपका होता है। हाइड्रो में चला जाएगा साबिर भाई। वो जी? जो जियोथर्मल है इसमें वो तो आपका हाइड्रो में चला जाएगा ना। नहीं, हाइड्रोथर्मल जो होती है उसका अलग डिफरेंस हो। हाइड्रोथर्मल मतलब होती उसको उसमें क्या होता है मतलब इसका क्या डिफरेंस है इसको हम डैम के अंदर पानी रख के जमीन के अंदर गर्म करके हम इससे निकालते हैं ना मतलब इसको इसको हम झोंकते हैं फिर इसके जो भाप वगैरह निकलती है इससे हम निकालते हैं और हाइड्रो में क्या होता है हाइड्रो में डैम से पानी गिरता है जो डैम से पानी गिरता है उस पानी गिरने की जो रफ्तार होती है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये है उसका हाइड्रो पावर का और जियोथर्मल जियोथर्मल का में शायद डैम का इस्तेमाल नहीं होता है साबिर भाई। जैसे जियोथर्मल में जैसे मतलब होता है मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना अगर जैसे कि नेपाल की साइड में या फिर जो मतलब हिमालय के साइड में नीचे हम्म, जो जमीन के अंदर होता है मतलब उसी की वजह से जो भूकंप मतलब भी आता है तो मतलब नीचे नेचुरल हीट रहता है तो उस हीट के अंदर हम एक पाइप डालते हैं और पाइप के अंदर से पानी डालते हैं फिर पानी से एक हीट निकलता है फिर उसी से एनर्जी बनता है इसमें शायद एक वो डैम के कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए जैसे यहाँ ये इमेज दिया हुआ है ठीक है तो मतलब हम कैसे डायरेक्ट पानी में बना सकते हैं ये डैम ही अलग अलग मतलब ऐसी एरिया में ये लोग डैम ही गा
करते हैं, ठीक है। फिर उस डैम के जरिए, मतलब डैम होता है, डैम मतलब हम कह सकते हैं टंकी होती है, ठीक है, और पाइप लगी होती है, मतलब नहर के अंदर या जो फिर नदी होती है, उस नदी से पानी आता है और ये लोग झोंकते रहते हैं, पकता रहता है पानी, ये होता है इसका मामला। और अगर आप उसका देखेंगे, हाइड्रो एनर्जी का देख लें, अगर मैं आपको दिखाऊं, हाइड्रो पावर, यही मतलब कंफ्यूज होता है। एक हमारी होती है थर्मल पावर, एक हमारी होती है जियो थर्मल पावर, जियो एनर्जी मतलब जियो थर्मल, और एक हमारी होती है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए हाइड्रो थर्मल एनर्जी का तो एनटीपीसी वाला है ना, एनटीपीसी जो मतलब कोयले से बनाते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। कौन सी? एनटीपीसी वाले जो बनाते हैं, मतलब जो कोयले से बनाते हैं, सबसे ज्यादा जो इंडिया में है, नॉन रिन्यूएबल है, और सर हाँ नॉन रिन्यूएबल है। क्या बोल रहे हैं आप नीम भाई? मैं कह रहा था कि जो मतलब थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में कह रहे हो, तो मतलब नॉन रिन्यूएबल है और कोयला से बनाते हैं, एनटीपीसी वाले जो बनाते हैं, और जो फ्लाई ऐश वगैरह होते हैं उसी से निकलता है। हम्म, लेकिन जो जियो थर्मल जैसे होते हैं ना, मतलब जो स्प्रिंग्स वगैरह हॉट स्प्रिंग मतलब होते हैं जो जमीन पे, इसमें मतलब कोयला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नेचुरली ये जमीन हाइड्रो के पावर अंदर जो हीट होता है ना, हाइड्रो पावर ये होता है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसके अंदर क्या है ना, ये जो ऊपर हमारे है, अगर हम बताएं, ये तो नहीं आ रहा है ना, जैसे ये जो है ना, ये हमारा क्या है, ये मतलब इसके पीछे सब डैम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डैम लगे हुए, तो उसमें क्या है कि ना, उधर से मतलब ऐसा वो झरने की शक्ल में ये बन जाता है, उधर से पानी बहुत ही फोर्स की शक्ल में आता है, फिर इसके अंदर से ये जो पानी ये निकल रहा है ऐसे ऐसे ना, तो इससे मतलब जो निकलती है, मतलब हम कह सकते हैं जो डैम से वो पानी गिरता है, मतलब लाइट कैसे बनती है, लाइट अगर बनती है, आप लोग देखे होंगे, कहते हैं कि जब ऊपर से पानी गिरता है और एक पानी जब दूसरे पानी से बिल्कुल एकदम कस के टकराता है, तो उससे मतलब जो चिंगारी निकलती है, जैसे कभी कभी अगर आप पत्थर को पत्थर से लड़ाएंगे तो चिंगारी निकलती है ना, तो हम कह सकते हैं कि उससे एनर्जी निकलती है, वही है। तो यही जब पानी को कस के निकलता है ना, तो यही हमारा होता है कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यही है, ये हमारा हाइड्रो पावर है, ये होता है। देखिए ये जो डैम है ना, इसमें दरवाजे होते हैं, ये जी दरवाजे जब खोलते हैं, जब बाढ़ आती है दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये पानी का स्तर बढ़ता है, तब ये दरवाजे खोले जाते हैं। नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है डैम वाला, वो मतलब जो आप समझ रही हैं, ठीक है, वो रहता है हर जगह, लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर एक वो है एनर्जी बनाने एनर्जी के लिए, बनाने के लिए, जी 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 बिल्कुल। इससे बनती है। सादिक भाई, ये वही दरवाजे हैं या यहाँ पे भी है जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पड़ोस में भी है? कि जब पानी का वो बढ़ जाता है ना, तो इसी को खोल दिया जाता है, तो पानी जब पार कर जाता है बिहार वगैरह में, बाढ़ इसी से आता है ज्यादातर। कि जब नेपाल ये अपना ये डैम खोल देता है नदी के वो तो किनारे, मतलब नदी के बीच में वो होता है ये ठीक है, ज्यादातर। ये हर जगह होता है, ठीक है, ये हाँ, घाघरा ये नदी नदी वगैरह। को डिवाइड डिवाइड करने के लिए होता है, नदी को एक तरह से समझ जी लीजिए। तो ये जब खुल जाता है तो पानी दूसरी तरफ भाग जाता है, ना उससे पहले इस साइड रहेगा। ठीक है। जी जैसे ये जी पीछे साइड से पानी आ रहा है हमारा, जो अभी पीछे दिख रहा है ना इस डैम के पीछे, जी तो जी वहां से पानी आ रहा होगा, ठीक है। जी ऐसे ही होता है ये। जी जी। और और ये ये डैम जहाँ होते हैं तो वहां पे वो क्या कहते हैं, एनर्जी पावर प्लांट बना लेते हैं, और उससे वो मीन्स बनाते रहते हैं उससे एनर्जी। हर जगह रहता है ये, उसके करीब करीब ये लोग पावर प्लांट बना लेते हैं। अब जैसे ये जो हमारा हो गया ना, मतलब देखिए ये बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट है ना, ये हम कह सकते हैं ये वाला। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं कि इंडिया में, इससे क्वेश्चन आया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी इस टाइम या ड्यूरिंग द टाइम किससे आती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिया में इसी से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। इसी में तो इंडिया में कोयला का इससे, यूज होता है सादिक भाई। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कोयला जो हमारा होता है नॉन रिन्यूएबल होता है, उसी को हम झोंक कर क्या करते हैं, अब ये मतलब जो मेरे ख्याल से आप जैसे पानी ईंट निकल रही ईंट वगैरह बनती है तो उसके अंदर डाला जाता है कोयला, वैसे ही ये मेरे ख्याल से डाला जाता होगा इसमें। हाँ मतलब उसी की शेप में ये है, ठीक है। हाँ सही। तो ये इसमें क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिया में इससे आती है, और ये वाटर को हीट करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है भाप के अंदर, यानी जाहिर सी बात है, जब वाटर गर्म होगा तो उसमें से भाप निकलेगी, और फिर इसकी जो भाप निकलती है टरबाइन के अंदर जाती है, जिससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यही है। मतलब इसका डिफरेंस ये है ना, जियो थर्मल को जमीन के अंदर गर्म करते हैं, और इसको जैसे इसके अंदर क्या है, ये वाटर यहाँ है, और हम कह रहे हैं कि इधर देखिए झोंक, मतलब मेरे ख्याल से सादिक भाई, नईम भाई जो बात बोल रहे थे जियो थर्मल के बारे में, वो बात ज़्यादा मुनासिब है। मुझे ऐसा लग रहा है देख के सारी चीज़ें, कि ज़मीन के अंदर खुद ही जो गर्मी होती है उसी से बनाई जाती है पावर। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी एक बार ये और थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा आप। चलिए चलिए ठीक, लेकिन जमीन के अंदर जो अगर ज़मीन मैं, के अंदर भी गर्मी होती है, एक हीट होता है, उसी से एनर्जी बनाई जाती है।
जमीन के अंदर हीट है कोर के अंदर ना, तो उससे पानी गर्म होता है। हाँ, ये अलग से मतलब इसमें जो है कोई कोयला या कोई इसका जो कोई नेचुरल होता है ये, ठीक है, या इसमें कोई लकड़ी डालने कोयला डालने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें देखिए जमीन जियोथर्मल। की, जी, जमीन की हीट का मामला ये, समंदर जब देखेंगे आप दिन में गर्म होगा और वही पानी जो है रात में ठंडा होगा, तो ये उसी की हाँ, लेकिन जमीन की इसका जो हाँ हीट मतलब तो है। मामला हो थोड़ा सकता अलग है, है। हो सकता है, तब इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना, मतलब थर्मल का, जियो थर्मल का और थर्मल वाले का, तो ये हो थर्मल सकता है वाला फिर। आपका पूरा मतलब जी नॉन देखिए रिन्यूएबल होता है, लेकिन जियोथर्मल थर्मल रिन्यूएबल आप होता है। जियो से भी आप बना सकते हैं। जियो जो जमीनी होता है, मतलब उसको जो होता है ना नेचुरल टाइप जो होता है उसको कहते हैं मेरे ख्याल से जियो। हाँ ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बाकी तो फिर चीज़ों अगर को ये देख है ना कर। तो ठीक है, क्योंकि मैं भी इसमें मतलब मुझे भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पता चल जाए। हाँ सही है, सही। ठीक है, वैसे मैं कल पता करूंगा इसको किसी से, देखता हूँ उसमें तो कोयले का ही यूज होता है, कोयले से खाना बनाते हैं। चलिए ठीक है। तो वही है, फिर उसके बाद ये रीजन इसका मतलब सही है, चलिए ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, कितना हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, 11 बज गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेट ईच ईयर, तो ये आपको मालूम है कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना कलाम आज़ाद की death। इन्वायरमेंट डे आने वाला है क्या अभी इसी महीने में, 1-2 दिन के अंदर? हाँ 5 जून, 5 जून, 5 5 जून, जून। 5 देखिए जून हमारा को। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, 15 जून को ये विंड एनर्जी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 17 जून को कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है। जून के अंदर ये 3 चीजें आती हैं। इसकी भी लिस्ट ये कोई हो तो भेज दीजिए, जैसे ग्रुप में नहीं मैंने तो। इन्वायरमेंट डे, नेशनल इन्वायरमेंट डे होता है ना, जी नेशनल इन्वायरमेंट डे है ना 5 जून। जी जी। जी। जैसे एक हमारा होता है ना, मतलब 22 मार्च को वाटर डे हम मनाते हैं, ठीक है, WE हम कह सकते हैं, तो W से पहले हमारा 22 मार्च को वाटर आता है, फिर उसके बाद 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं, 2 फरवरी को ये वर्ल्ड विटलैंड डे मनाते हैं हम, और बाकी मुझे इतना याद है, और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ये 3 4 5 मुझे याद है। चलिए ये 15 तक कर लेते हैं ना। वीजिंग इज द मोस्ट रिलेवेंट हेल्थ इफेक्ट इन काज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ये कहते हैं कि वीजिंग जो है एक मोस्ट रिलेवेंट हेल्थ इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन के काज में। वीजिंग ओजोन से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से या सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। वीजिंग का मतलब ये होता है ना कि मतलब जब हम सांस लेते हैं ना, हमें मतलब क्या है, वीजिंग कैन अकर व्हेन यू इनहेल एंड एक्सहेल, यानी जब हम सांस लेते हैं या सांस निकालते हैं, तो ये किसका काज करता है, अस्थमा का काज करता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, यानी सूज जाना, मतलब फेफड़े वगैरह का सूज जाना, मतलब जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसी को हम बोलते हैं वीजिंग। तो वही कह रहे हैं ना कि मोस्ट रिलेवेंट हेल्थ इफेक्ट एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो ये कौन से पॉल्यूशन से ये वीजिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है, वीजिंग होती है। वीजिंग जब हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है। हम्म, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ये वो गैस होती है ना जो कलरलेस या ऑर्डरलेस, यानी एक बदबूदार गैस होती है। जैसे सम टाइम जब कभी हम कूड़ा करकट जलाते हैं, जब हमारी आग मतलब बिल्कुल अनबर्ड होती है, यानी पूरी नहीं जलती ना, तो वो उससे जो मतलब एक तरीके से बदबू निकलती है कि नहीं निकलती है, तो कहते हैं कि ये इतनी खतरनाक होती है, अगर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जला कर रख दी जाए और किसी इंसान को एक कमरे में मतलब बंद कर दिया जाए, तो वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन का काज करती है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे खून, हमारे जिस्म के अंदर जो खून होता है वो लाल होता है, उसी को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये खतरनाक गैस होती है, यानी इसको हम बोलते हैं ना कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, यानी बहुत बदबूदार गैस होती है। जब हमारा जो कोल वगैरह होता है या फिर हमारा जो कूड़ा करकट होता है बिल्कुल अनबर्ड हो, यानी पूरा मुकम्मल तरीके से जो नहीं जलता है, उसमें से जो महक उठती है सबको मालूम होगा। तो मतलब जो महक उठती है खास तौर से जब कूड़ा करकट जलाते हैं, जब वो मुकम्मल नहीं जलता। एक तो ये है कि अगर पूरी एकदम खुलासा आग हो, जल रही हो, तो उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो जल कर खत्म हो जाता है। दूसरा है कि एक वो आग होती है जो सुलगती रहती है, अगर आप उसके अंदर कूड़ा करकट डाल दो तो उसके अंदर से सुलग सुलग कर जो मतलब वो उल्टी सीधी महक आती है कि नहीं आती, तो वही जो गैस निकलती है वो हमारी कार्बन मोनो ऑक्साइड होती है। तो इसी के अंदर वो भी आता है ना, एक मीटा होमोग्लोबिन होता है। तो मीटा हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, बच्चे का पेट वगैरह फूल जाता है, जिसको हम मीटा हीमोग्लोबिन बोलते हैं या ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं।
और जो हम लोगों के अंदर होता है, जैसे जो नॉर्मल होते हैं, मतलब बड़े पर्सन होते हैं, उनके अंदर मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसी को बोलते हैं कि मतलब पहले से हमारा खून हमारे बदन के अंदर लाल होता है, लेकिन ये काज करता है हीमोग्लोबिन का। अगर आप इसको सूंघ लेते हैं या आपका इस गैस से कोई पाला पड़ जाता है, यानी ज़्यादा असर हो जाता है, तो ये जो आपके खून की लालनेस होती है ना, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके बदन में खून ही नहीं रहेगा तो मतलब आप कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो ये होता है। तो लेकिन ये पूछ रहे हैं कि वीज़िंग मतलब वीज़िंग, तो वीज़िंग यहाँ जो रिलेट करेगी ना, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेट करेगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ना, सल्फर डाइऑक्साइड का मेन कीवर्ड मैंने देखा, अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन और ये सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ ढंग सा मतलब हम डिफरेंस नहीं ला पाते हैं। लेकिन पीवाईक्यूज़ वगैरह में मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी क्वेश्चन हमें मिला है, वो हमें वही इनहेल या एक्सहेल ही से मिला है, जो अस्थमा वगैरह के काज़ होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन अक्सर बेशतर मुझे उसी से मिला है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो क्वेश्चन मिला, वो अक्सर हमें स्मोक से मिला, स्मोक यानी फॉग वगैरह से। क्योंकि जो हमारा स्मोक होता है ना, तो स्मोक का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हम स्मोक मतलब हमारा निकलता है, जैसे एक हम लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं या लंदन स्मोक बोलते हैं या सल्फर स्मोक बोलते हैं, तो सल्फर स्मोक जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और जो लॉस स्मोक या जिसको हम लंदन स्मोक बोलते हैं, तो वो हमारा यही ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कि मतलब इसके अंदर भी वही कारण होते हैं ना, कि ये अनबर्न्ड पेट्रोलियम वगैरह, कार एग्जॉस्ट, मतलब वो गाड़ी कार वगैरह जो चलती है उसके पीछे जो धुआं वगैरह निकलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह इसी से निकलती है, जी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काज करते हैं मतलब इफेक्ट का, अरे इनहेल एक्सहेल का, अस्थमा वगैरह का, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, ये है। मतलब मतलब देखिए मतलब अगर हम चाहें ना, तो कुछ ऑप्शन को मतलब रिलेट कर मतलब हटा सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर हमें क्लियरली मालूम है, और ओजोन के बारे में, तो हम हटा सकते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमें बेस्ट देखना है, तो बेस्ट हमें यही लग रहा है। क्योंकि अगर पीवाईक्यूज वगैरह किए होंगे, तो पीवाईक्यूज वगैरह में मतलब ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो अस्थमा का काज करती है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में है। तो उसी से आप रिलेट करें, लेकिन शादी ब्याह से जो वीजिंग है वो ओजोन से भी होता है ना? किस पे होता है वीजिंग? ओजोन, जी जी जी। जी, तो वीजिंग हाँ, कारण होते होंगे ओजोन के, क्योंकि ओजोन का तो ओवरऑल मिलाकर सारी चीजें हो जाती है ना, ओजोन अगर आती है। ओजोन से तो मतलब इसमें स्किन भी प्रॉब्लम ऑप्शन होती है दिया ना। हुआ है ना? जी, नहीं, ओजोन ओजोन पे अगर हम देखें, तो ओजोन में सबसे ज्यादा जो हमारा होता है, स्किन का कैंसर होता है, स्किन होती है, आंख वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें होती है ओजोन का। और ओजोन का जो फार्मुलेशन होता है ना, फॉर्मेशन हम बोलते हैं, तो वो ओजोन का फार्मेशन हमारा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंपाउंड से होता है, सल्फर के कंपाउंड से नहीं होता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि कौन सी गैस है जो मतलब ओजोन का कंपाउंड बनती है, या मतलब ये ना गैस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग एक दूसरे का कंपाउंड सब बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये ओजोन का कंपाउंड बनती है, और ओजोन के लिए फोग वगैरह जो है, यानी स्मोक वगैरह है, ये भी उसका काज बनती है, ओजोन मतलब ओजोन के लिए। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए नहीं। वीजिंग का मतलब वही होता है कि जिससे हमें अस्थमा का काज होता है, सांस लेने में या सांस निकालने में। भाई जिनको अस्थमा होता है उनकी सांस फूलती रहती है हमेशा ना, और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो आप लोगों को कोरोना वायरस में देखने को मिला होगा। ये होता है वीजिंग। बाकी तो ये मुझे नहीं मालूम कि वीजिंग इसमें आता है। अरे चले फिर ठीक है, आप लोग कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे इस क्वेश्चन पे? मतलब जरूर बताएं, क्योंकि हमें भी जो मालूम वही हम बता रहे हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम है। तो ये फसल जब पकने का टाइम होता है, तो हम्म। उस वक्त भी जो उससे भी कोई गैस निकलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना वो। फसल कार्बन, ये जो फसल वगैरह से जो निकलती है ना, ये जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फसलों को क्या बोलते हैं हम, जैसे एक रिस्यूट क्या इस तरीके से कुछ बोलते हैं ना, प्लांट या फसलों को हम क्या बोलते हैं ये तनवीर भाई, अरे इंग्लिश में इसको इसको क्रॉप क्रॉप क्रॉप। क्रॉप्स बोलते हैं ना। तो ये सब बायोगैस इससे निकलती हैं शायद। मैं उससे भी मुझे इतना याद है कि उससे जो गैस निकलती है उससे ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी पैदा होती है इससे। हाँ, तो फिर होगा, तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में होगा फिर। कौन सी बीमारी होती है बोले भाई? ब्लू क्या? बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, पीला पीली पीली बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में होती है ना, मतलब वो उनको हम पीलिया तो नहीं बोल सकते, जिसको जॉन्डिस क्या इस तरीके से बोलते हैं अंग्रेजी में ना,
ये है कि उनके मतलब जैसे लगते हैं ना, बिल्कुल हाथ पैर वगैरह बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं बच्चों के, और पेट वगैरह बिल्कुल सूज जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और इस टाइम जैसे एक बीमारी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रही है ना, जिसको हम डायरिया बोलते हैं, डायरा, जिनको मतलब छोटे बच्चों को होता है, तकरीबन जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, 8 साल तक के बच्चों को होता है, उनके पेट वगैरह मतलब उनको लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, एकदम बिल्कुल सूख जाते हैं वो, ये होता है। चलिए फिर ठीक है, ये तो 11 बज गई। इन्वायरमेंट में क्या है कि क्वेश्चन ढंग से समझ में भी नहीं आता, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इससे बेहतर है इसको हटा ही दिया जाए। पता नहीं किन लोगों ने इसको कोर्स में डाला है, अल्लाह उनका भला करे। वीजिंग, शॉर्टनेस, ब्रीथ, हाँ तो यही होता है ना, ब्रीथ सांस वगैरह लेने। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा था ना कि मतलब ऑप्शन ओजोन भी था, सल्फर डाइऑक्साइड भी था। हाँ फिर इसीलिए मतलब शायद क्या कहते हैं उनका, यूट्यूब में बाइजूस वाले करा रहे थे, तो मतलब ये कह रहे थे कि ओजोन होंगे, इसलिए मैं कंफ्यूज था। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने PYQs वगैरह वैसा बहुत मतलब किया था 2012 और तक का, पिछली बार तो मुझे जो मिला तो वही मिला। चलिए फिर ठीक है ना, क्लास को निकल जाए। ये इन्वायरमेंट पल्ले पर बहुत खतरनाक मतलब यूनिट है, मतलब हम लोगों की शिफ्ट में अगर देखा जाए तो मतलब